चम्मच था। 2 मिनट के अंदर मैं ये दुनिया छोड़कर जाने वाली हूँ। इससे पहले मैं खुद ही कब्र में लेट जाती हूँ। लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि इंसान कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं ये चांदी का जादुई चम्मच अपने साथ ले जा रही हूँ। अब कोई भी मेरी तरह मोमोज पानी पूरी नहीं बना पाएगा। वो स्वाद भी मेरे साथ आज इस कब्र में दफन हो जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत कब्र में चांदी का चम्मच लेकर लेट गई और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कब्र में लेटते ही आसमान में झमाझम बारिश और बर्फबारी शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे औरत के शरीर से आत्मा निकल गई। अलविदा दुनिया वालों। सुबह सुबह रामपुर गांव में ठंड की वजह से कोहरा छाया हुआ था। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर बाजार लगा करता था। उसी बाजार में नंदिता नाम की एक बहुत ही गरीब लड़की फटे पुराने कपड़े पहनकर रो रही थी। मोमोज पानी पूरी वाली अम्मा कहाँ चली गई? अम्मा कहाँ चली गई तुम? तभी वहाँ से एक आदमी गुजरते हुए बोला, अरे मोमोज पानी पूरी वाली अम्मा अब शायद इस दुनिया में नहीं रही। हम सब भी सुबह से उनकी राह देख रहे थे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। इधर नंदिता का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। अम्मा तुम हमको छोड़कर कहाँ चली गई? इस पूरी दुनिया में तुम ही तो हमारा सहारा थी। रोज हमको अपने स्वादिष्ट मोमोज पानी पूरी खिलाती थी और पैसे भी नहीं लेती थी। अब तो हम भूखे मर जाएंगे ना। उसे रोते हुए बाजार में सभी देखने लगे। तभी एक औरत नंदिता के पास में आई और उसे गुस्से में ताने देने लगी। क्यों फालतू में आंसू बहा रही हो? तुझे मुफ्त में पानी पूरी नहीं खाने को मिलेंगे ना, बस इसीलिए तू रो रही है। अरे उन बूढ़ी अम्मा से कुछ सीखो। बेचारी बुजुर्ग होते हुए भी काम करती थी और तुम भरी जवानी में भीख मांगती हो। इतना कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। नंदिता को भूख लगी थी, इसलिए वो बाजार में हर दुकान पर जाकर भीख मांगने लगी, लेकिन हर कोई उसे भगा देता था। जब वो नहीं मानी तब वहाँ मौजूद सभी लोग उसके ऊपर टमाटर फेंक फेंक कर मारने लगे। अरे मारो इसको, मारो। मिट्टी कट्टी होकर भीख मांगती है, भिखारन कहीं की। हमको आप लोग ना मारो, हम अनाथ है इसीलिए भीख मांगते हैं। हमको कोई काम पर नहीं रखता तो क्या करे? नंदिता की बात किसी ने नहीं मानी, इसीलिए वो रोती हुई सिग्नल पर आ गई और सड़क के किनारे एक फटा कंबल ओढ़कर बैठ गई। वहाँ पर वो आते जाते लोगों से भीख मांग रही थी, पर वहाँ पर भी उसे कोई भीख देने को तैयार नहीं था। इसीलिए वो सीधा पास के एक मंदिर चली गई और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी। भगवान, तुमने तो पहले हमारे माँ बाप हमसे छीन लिए। एक अम्मा ही हमारा सहारा थी, वो भी हमें छोड़कर चली गई। अरे इससे अच्छा तो हमको भी अपने पास ही बुला लेती। कम से कम इस बेरहम दुनिया से तो छुटकारा मिल जाता। तभी पीछे से पंडित जी आ गए। नंदिता सिसक कर पीछे पलटी। पंडित जी, आप हमसे दूर हो जाइए। हम एक भिखारी हैं, लोग हमको अछूत मानते हैं। अगर तुम अछूत होती तो भगवान तुमको इस धरती पर भेजता ही नहीं। जब तुम भगवान को स्वीकार हो तो हम इंसान भला कौन होते हैं, किसी को अस्वीकार करने वाले। हमको तुम्हारी समस्या पता है। तुम भीख मांगना छोड़कर कोई काम शुरू कर दो, फिर देखो भगवान तुम्हारी मदद खुद करने आएंगे, क्योंकि ये जनता किसी भिखारी को स्वीकार नहीं करती। इतना बोलकर पंडित जी पूजा पाठ करने लगे। नंदिता वहीं मंदिर के बाहर बैठकर फिर से भीख मांगने लगी। तभी उसके पास एक नौजवान लड़का आदित्य आया। नंदिता उससे भी भीख मांगने लगी। भैया, एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। नंदिता के मुंह से भैया सुनकर आदित्य का दिल पिघल गया। वो भी वहीं नंदिता के सामने जमीन पर ही बैठ गया। आदित्य नंदिता को एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले गया और उसे खाना खिलाने लगा। तभी रेस्टोरेंट के वेटर ने कहा, भाई साहब, इन भिखारियों को खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे इनकी आदत खराब हो जाएगी। वेटर के इतना बोलते ही आदित्य को इतना गुस्सा आया कि उसने खाने की प्लेट उठाकर वेटर के मुंह पर मार दी। उसके बाद उसने बिल पे किया और दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने लगा। नंदिता इन सब से हैरान हो गई। भैया, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। बहन, मैं इस दुनिया से परेशान हो गया हूँ। कोई भीख मांगता है तो लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। अगर कोई पैसे वाला बन जाता है तो बोलते हैं कि 2 नंबर का पैसा कमाया होगा इसने। कभी खुद के गिरबान में झांक कर नहीं देखते कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। वैसे बहन, तुम परेशान मत हो, तुम खाना खाओ। आदित्य की बातों ने नंदिता के दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला। खाना खाने के बाद आदित्य ने उसे 10,000 रुपए दिए और अगले दिन फिर से मिलने का वादा करके वहां से चला गया। अब नंदिता सिग्नल के पास आकर बार बार आदित्य की बातें सोचने लगी। उन पैसों से नंदिता ने अगले ही दिन उसी जगह पानीपुरी का ठेला लगा लिया जहां पर वो बूढ़ी अम्मा अपना पानीपुरी का ठेला लगाया करती थी। वहां पहुंचकर नंदिता ने देखा कि बहुत सारे लोग पहले से ही पानीपुरी का ठेला लगाए हुए थे। जब तक अम्मा जी जिंदा थी, यहाँ आसपास कोई पानीपुरी का ठेला नहीं लगाता था। उनके जाने के बाद देखो,
उन सभी पानी पूरी के ठेलों पर जनता पानी पूरी खाने आ रही थी, पर नंदिता के पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। लेकिन शाम तक 2 ग्राहक आए। अरे बिटिया, तुमको तो हमने कई बार भीख मांगते देखा है। ये काम तुमने अच्छा किया। लाओ, हमको भी पानी पूरी खिलाओ जरा। जी काका, बिल्कुल, आप हमारे पहले ग्राहक हैं। नंदिता काका को पानी पूरी खिलाने लगी। जब वो लोग पानी पूरी खाकर चले गए, तभी वहाँ पर सामने वाला पानी पूरी वाला नंदिता की दुकान पर आ गया। ओ भिखारन हो, तू यहाँ से अपना ठेला हटा ले, वरना अच्छा नहीं होगा। जब हम आपको नहीं रोक रहे हैं तो आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये जमीन आपके पिताजी की है क्या? तो कौड़ी की भिखारन है। ओ भाइयों, इस भिखारन का ठेला पलट दो। उन सब लोगों ने मिलकर नंदिता का ठेला पलट दिया, उसका सारा सामान सड़क पर फैला दिया। नंदिता बेचारी वहीं बैठकर रोने लगी। हे भगवान, अब मुझे इस बेरहम दुनिया में नहीं रहना। कुछ ऐसा करना कि आज रात जब मैं सोऊं तो सुबह उठूं ही नहीं। नंदिता अपने ठेले के पास ही बैठी रही और धीरे धीरे रात को उसने किसी तरह अपना ठेला खड़ा किया और उसी के ऊपर सो गई। पर जब वो सुबह सोकर उठी, तब उसके ठेले पर पानीपुरी का सारा सामान रखा था और उसके अलावा ढेर सारे मोमोज भी रखे थे। ये देखकर नंदिता हैरान हो गई। ये सब क्या है? मोमोज, पानीपुरी? इनकी महक तो ठीक वैसी है जैसी मोमोज पानीपुरी अम्मा जी बनाती थी। वो स्वाद हम कैसे भूल सकते हैं? अम्मा जी के जाने के बाद सारा गांव अम्मा जी की मोमोज पानीपुरी के स्वाद के लिए तरस गया है। उस स्वाद की महक सारा गांव पहचानता था। कुछ ही मिनट में सारा गांव नंदिता के ठेले के पास खिंचा चला आया। उसकी दुकान पर लाइन लग गई। दीदी, आपने तो अम्मा जी की याद दिला दी। उनके जैसी स्वादिष्ट मोमोज पानीपुरी आज तक कोई बना नहीं पाया। आपने ये कैसे किया? ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रही है। आप लोग पानी पूरी खाइए, अम्मा जी का प्रसाद है ये। उसने पानीपुरी खिलाना शुरू किया। वो सबको मोमोज वाले पानीपुरी खिलाते जा रही थी, पर ना पानीपुरी कम पड़ रही थी ना ही मोमोज। शाम तक उसकी दुकान पर लाइन लगी रही, पर मोमोज वाले पानीपुरी खत्म ही नहीं हुए। रात में जब सारे ग्राहक चले गए, तब सामने ठेले वाला फिर से नंदिता की दुकान पर आया और ठेला पलटाने लगा। ठेले को हाथ लगाते ही अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और वहां पर वही बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई जो कब्रिस्तान में चांदी का चम्मच लेकर दफन हो गई थी। सभी लोग उसे देखकर डर गए। अम्मा जी तो खत्म हो गई थी, लगता है उन्हीं की आत्मा है। अरे जल्दी भागो यहाँ से भाई। आसपास के सभी ठेले वाले अपना ठेला छोड़कर वहां से भाग गए। उसके बाद अम्मा की आत्मा ने नंदिता से कहा, बिटिया, ये सारा चमत्कार मैंने किया है। ये लो जादुई चम्मच। जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हारे पास ना मोमोज की कमी रहेगी और ना पानी पूरी की। पर अब भीख मत मांगना। और हाँ, जिस आदित्य ने तुम्हें बहन मानकर पैसे दिए थे, वो कोई और नहीं, मेरा पोता ही है। वो तुम्हें कई दिनों से उसी मंदिर के पास ढूंढ रहा है, पर तुम उसे कहीं नहीं मिली। कल सुबह जाकर उससे मिल लेना और साथ में मिलकर रहना। वो भी अनाथ हो चुका है। चांदी का जादुई चम्मच देकर अम्मा की आत्मा गायब हो गई। नंदिता बहुत खुश हुई। अगली सुबह वो मंदिर के पास जाकर आदित्य से मिली। आदित्य को उसने सारी बात बताई। तुम्हारी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ बहन। तुम मोमोज वाले पानी पूरी बेचो, लेकिन तुम रहोगी मेरे साथ, मेरे घर में। अब नंदिता अपने मुंह बोले भाई आदित्य के साथ उसके घर में रहने लगी। कुछ ही दिनों में उसने अपना खुद का बहुत अच्छा घर बना लिया। उस मार्केट में अब कोई दूसरा पानीपुरी वाला नहीं लगाता था। नंदिता खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। रूपनगर में सीमा अपने बड़े लेकिन गरीब ससुराल में रहती थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, पति और 4 साल की बेटी रूही थी। सीमा का पति अशोक एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। एक रात काम पर जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके दोनों पैरों में गहरी चोट लग गई और कुछ महीने के लिए डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। अशोक की ऐसी हालत देख फैक्ट्री के मालिक ने उसको बिना तनख्वाह दिए छुट्टी पर भेज दिया। इसलिए घर खर्च चलाने के लिए सीमा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? जी सीमा। देखो सीमा, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब काम तुम्हें करने होंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें 3000 दूंगी, ठीक है? जी मालकिन, मैं कल से आ जाऊंगी। अगले दिन से सीमा काम पर चली गई। सीमा, घर की साफ सफाई हो गई हो तो फिर जरा किचन भी अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, जब जाएगी तो एक बार मुझे फुट मसाज दे देना। उफ, कल शॉपिंग करके आई हूं ना तो पैर बहुत दुख रहे हैं। ठीक है मालकिन, मैं कर दूंगी। सारा काम निपटाकर मालकिन की फुट मसाज करके सीमा घर लौटती है। थकी हारी सीमा घर लौटी
तो उसकी ऐसी हालत देखकर अशोक बोला, मुझे माफ करना सीमा, आज मेरे कारण तुम्हें दूसरों के यहाँ ये सब काम करना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, और बुरा वक्त ही तो है, आज नहीं तो कल कट जाएगा। सीमा एक जिंदा दिल औरत थी, उसमें बहुत हिम्मत थी, वो हर मुसीबत से लड़ना जानती थी। सीमा के ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। सीमा काम पर जाती तो उसके सास ससुर घर का सारा काम संभाल लेते, लेकिन मालकिन द्वारा दिए गए पैसों से सीमा और उसके परिवार का गुजारा बस उतना ही हो रहा था कि उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता था। सीमा अपनी मालकिन रश्मिका के घर के सारे काम करती। कभी कभी अगर खाना बनाने वाली नहीं आती तो सीमा खाना भी बना देती। अरे वाह सीमा, तुम तो बहुत बढ़िया खाना बना लेती हो। जी मालकिन, मुझे सब कुछ बनाना आता है, इडली, सांभर, नूडल्स, मोमोज। अरे वाह, फिर तो तुम बड़ी ही टैलेंटेड हो। ऐसे ही समय बीता। एक रोज रश्मिका के बर्थडे पर उसकी कुछ फ्रेंड्स उसके घर आने वाली थी। रश्मिका के सोसाइटी के पास एक बहुत ही नामी रेस्टोरेंट था। रश्मिका ने अपने बर्थडे पर अपने सभी फ्रेंड्स को वो मोमोज खिलाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन अपने बर्थडे वाले दिन जब रश्मिका ने उस रेस्टोरेंट में फोन किया तो वो बंद था। ओह नो, इसको भी आज ही बंद होना था, अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर काम कर रही सीमा पर जाती है। उसने सीमा को सारी बात बताई। लेकिन मालकिन, मैं वो होटल जैसे मोमोज नहीं बना पाऊंगी, और तीखी चटपटी चटनी तो मुझे बनानी ही नहीं आती। अरे कौन सी बड़ी बात है, यूट्यूब पर तू उसकी रेसिपी देख ले, सामान मैं मंगवा देती हूँ। वैसे भी तो तू खाना अच्छा बना लेती है, मोमोज भी बनाई लेगी अच्छे से। रश्मिका ने यूट्यूब ऑन कर दिया, जिसे देख सीमा मोमोज और स्पाइसी चटनी बनाने लगी। वो वीडियो देखकर सीमा ने वेज मोमोज, चिकन मोमोज और पनीर मोमोज बना दिए। फिर सीमा ने सबको स्नैक्स सर्व किए, साथ ही चटपटे मोमोज भी खाने को दिए। वाह यार, क्या मोमोज है! सच में इस स्पाइसी रेस्टोरेंट का भी जवाब नहीं। कमाल के कुक हैं इसके। अरे ये कमाल मेरी कुक, मेरा मतलब है मेट सीमा का है। वो रेस्टोरेंट तो आज बंद था, इसलिए मैंने इसे ही बोल दिया बनाने को। क्या सच में? लेकिन इन्हें खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाए हो। सचमुच जवाब नहीं इसका। उन सब ने ज्यादातर मोमोज ही खाए। सबको मोमोज इतने पसंद आए कि मोमोज ही कम पड़ गए। सीमा भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थी। घर आकर उसने ये बात अपने ससुराल वालों को बताई। हमें तो पहले ही पता था हमारी बहू बड़ी हुनर वाली है, जो भी काम करती है दिल से करती है और उसमें जान डाल देती है। ऐसी बात है तो माँ कभी हमें भी मोमोज बनाकर खिलाओ, वो भी चटपटे वाले। ठीक है मेरी बच्ची, मैं कल ही तुम सबके लिए बिल्कुल वैसे ही मोमोज बनाऊंगी। अगले दिन सीमा ने घर में मोमोज बनाए और सबको खाने को दिए। मैं ना कहती थी मेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। अरे मैं तो कहती हूँ तू लोगों के घरों का काम छोड़कर मोमोज बनाना शुरू कर दे, अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं बहू। जब राशन के लिए पैसे देती थी तो उसमें से मैं थोड़ी बचत कर लेती थी बुरे समय के लिए। अब उन्हीं पैसों से मोमोज बनाने का सामान आएगा। सीमा की सास कनस्तर में छुपाए हुए उन पैसों को ले आती है और सीमा को दे देती है, लेकिन वो सिर्फ 1800 रुपए ही थे। ये देख सीमा उदास हो जाती है। क्यों उदास होती है बहू? हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। आप ठीक कह रही हैं माँ जी, अब मैं इसी से अपना काम शुरू करूंगी। अगले दिन से सीमा ने रश्मिका के घर का काम छोड़ दिया। फिर वो बाजार गई और मोमोज बनाने का सामान ले आई। सामान लाते वक्त उसकी नजर रास्ते में एक टोकरी वाले पर गई। ठेला तो बहुत महंगा आएगा, तो क्यों ना मैं टोकरी में ही मोमोज रखकर बेचूं। ये सोचकर सीमा ने टोकरी ले ली और घर आकर सारा दिन मेहनत करके उसने मोमोज और चटपटी चटनी बनाकर तैयार कर ली। फिर शाम को सीमा अपने सर पर मोमोज और चटपटी चटनी के साथ में म्यूनिस से भरी टोकरी लेकर उन्हें बेचने निकल गई। वो गली मोहल्लों में घूम घूम कर चटपटे मोमोज बेचने लगी। चटपटे मोमोज ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट चटपटे मोमोज, जो एक बार खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी एक औरत उसके पास आई। अच्छा ऐसी बात है, जरा लगा तो एक प्लेट, मैं अभी तो देखूं कितने चटपटे मोमोज है तेरे। वैसे कितने की है एक प्लेट? जी 30 रुपए। धीरे धीरे सीमा के पास और भी ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में सीमा की सारी टोकरी खाली हो गई। वो खुशी खुशी घर गई और सारी बात बताई। अगले दिन वो और भी ज्यादा मोमोज बनाने का सामान ले आई। आज ग्राहक बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। कल इसी वक्त तो आई थी वो चटपटे मोमोज वाली, ना जाने कहाँ रह गई। मेरा बड़ा मन कर रहा है उसके हाथ के मोमोज खाने का। कुछ ही देर बाद सीमा वो मोमोज लेकर पहुंच गई।
उस दिन भी उसके सारे मोमोज बिक गए। आज उसकी पहले से भी ज्यादा कमाई हुई। अब सीमा हर रोज वहां मोमोज लाकर बेचती। एक रोज जब वो घर पर थी तो एक सेठ उसके घर पर आया। क्या तुम ही वो चटपटे मोमोज वाली सीमा हो? जी मैं ही सीमा हूँ, कहिए क्या बात है? मैं स्पाइसी रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या तुम मुझे मोमोज खिलाओगी? बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारे मोमोज की। हाँ मालिक जरूर। सेठ ने जैसे ही वो मोमोज खाए उसके तो होश ही उड़ गए। वाह भाई वाह, मैंने आज से पहले इतने अच्छे मोमोज कभी नहीं खाए। मेरे रेस्टोरेंट में भी इतने अच्छे मोमोज नहीं मिलते। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए मोमोज बनाओगी? इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने 35,000 रुपए दूंगा। सीमा झट से बोली, मुझे मंजूर है साहब। तो ठीक है, कल से ही तुम ये काम शुरू कर दो। और हाँ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरे आदमी तुम्हारे घर से खुद आकर मोमोज ले जाया करेंगे। सेठ वहां से चला गया। ये सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है सीमा। हाँ बहू, और इस काम में हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन से सीमा मोमोज बनाने लगी। होटल से कुछ आदमी उसके घर से चटपटे मोमोज ले जाते और उसे रेस्टोरेंट में बेच देते। अब अशोक भी पूरी तरह ठीक हो गया और वो भी सीमा की इस काम में मदद करने लगा। धीरे धीरे सीमा ने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए। इस काम से उसकी आमदनी और ज्यादा बढ़ गई। अब तो उसके पास ग्राहक और ज्यादा बढ़ गए। वो पूरे शहर में चटपटे मोमोज वाली के नाम से मशहूर हो गई। अब उसकी और उसके परिवार की गरीबी भी दूर हो गई।